हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3। इसके पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 अच्छी तरह से हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम अध्याय के बारे में समझेंगे कि अध्याय में हमें क्या क्या दिया है और अध्याय से हमें क्या प्राप्त होगा। उसके बाद हम सब अपने सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, पहले चर और अचर के बारे में समझ लेते हैं। चर और चर, ठीक है। यहाँ पर चर दिया है तो चर और अचर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ए टू जेड ABCD में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। और अंक या संख्या, अंक कह लें या संख्या कह लें, जितने आपके पास अंक आएगा या संख्या आएगा वो सब के सब क्या होंगे? अचर होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण बात करें, जैसे x, y, z, ये सब क्या है? ABCD के वर्णमाला के अक्षर हैं, इसलिए क्या होगा? ये चर हैं। और यहाँ पर कह लें 1 कह लें, 100 कह लें, यहाँ से 5 कह लें, 50 कह लें, ये सब अंक हैं या संख्या है, इनको हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चर और अचर के बारे में आप लोग समझ गए हैं। ABCD के जितने अंग्रेजी के वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सब के सब क्या होंगे? चर होंगे। और यहाँ से जितने आपके पास अंक या संख्या होंगे वो सब के सब क्या होंगे? अचर होंगे। एक बार नोट करने वाली की बात है, नोट करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABC जनरली इनको अचर में रखा गया है। किस में रखा गया है? अचर में रखा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अचर में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जहां पर अगर ABC आ जाएगा वहां पर लिख देगा जहां ये सब क्या है? अचर हैं, जहां ये सब अचर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जनरली हम लोग जो चर की बात करते हैं वो x, y और z की बात करते हैं। इस बात को ध्यान देना है कि x, y और z। जैसे हम लोग कोई सवाल में हल करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होता तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है या y है। जनरली इन्हीं दोनों संख्या का इस्तेमाल करते हैं। और ABC ये सब के सब क्या हैं? अचर हैं, वहाँ बता दिया जाएगा। और अचर में कौन आएगा? संख्या या अंक। ये सब के सब क्या होंगे? अचर होंगे। सब के सब क्या होंगे? अचर। तो चर और अचर के बारे में समझ लिए। तो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो मतलब होता है दो मतलब क्या होता है? दो हो गया। चर मतलब दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर। और दो चर कौन कौन से होंगे? x होगा और दूसरा क्या होगा? y होगा। x होगा और दूसरा y होगा। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है रैखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। चर की जो अधिकतम घात होगा वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसके बाद समीकरण का मतलब होता है जो आपके पास दिया रहेगा उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए। उदाहरण जैसे मतलब चर होगा, दो चर क्या होगा? x और y होगा। इनको प्लस या माइनस से अलग किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बराबर का चिन्ह रहेगा और उसके बाद कोई संख्या रहेगा, ठीक है ना। तो हो गया कि नहीं हो गया? दो चर हो गया और उसमें बराबर का चिन्ह हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। यानी कि इस तरह समीकरण जो होंगे वो समीकरण कितने होंगे? दो लोग होंगे। समीकरण कितना होगा? दो होगा। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए। उदाहरण जैसे मतलब 2x प्लस 3y बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 6x प्लस 5y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 होगा। तो इस टाइप से आपके क्या होगा? दो समीकरण दिया रहेगा, इन्हीं समीकरण को हल करने का मतलब यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। कोई बात नहीं, एक बार और समझते हैं। दो चर यहाँ पर आ गया तो हमने चर और अचर के बारे में समझ लिए।
चर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सब के सब क्या होंगे, चर होंगे। लेकिन हमने कहा ए बी सी जनरली इनको अचर में रखा गया है। किस में रखा गया है, अचर में। और जो हम चर की बात करेंगे वो एक्स वाई जेड, तीन लोगों की बात करेंगे। जनरली अगर दो चर होगा तो उसमें एक्स और वाई की बात करेंगे, जेड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। रैखिक, रैखिक मतलब होता है जो चर होगा उस चर की अधिकतम घात एक होने चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पर देखेंगे आप सब, तो ये चर है तो चर की अधिकतम घात क्या है, एक है। ये भी चर है तो चर की अधिकतम घात एक है। यहाँ पर चर है तो चर की अधिकतम घात एक है, यहाँ चर है तो चर की अधिकतम घात एक है। तो ये सब क्या है, चर की अधिकतम घात एक होता है तो उसे बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। समीकरण का मतलब इसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। जैसे मतलब ये हमने लिखा है 2x + 3y, ठीक है। अगर इसमें बराबर का चिन्ह नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद, जो इसके पिछले वाले अध्याय में हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें बराबर का चिन्ह जोड़ देते हैं, बराबर का चिन्ह जोड़ देंगे, वैसे ही आपके पास ये बहुपद नहीं रह गया, ये रह गया समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण। जिसमें भी आपको बराबर का चिन्ह आए वो कन्फर्म है क्या है, समीकरण है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बराबर रहेगा तो बराबर के बाद कुछ न कुछ अंक दिया रहेगा। वो अंक 0 हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कोई अचर पद हो सकता है, ठीक है। युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि जो समीकरण दिया रहेगा, जो समीकरण रहेगा वो समीकरण कितने लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। युग्म मतलब जोड़ा। जैसे 2x + 3y = 5, समीकरण 1 हो गया। 6x + 5y = 6, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कोई आपके पास कोई 2 समीकरण दिया रहेगा, उन्हीं 2 समीकरणों को हमें हल करने के लिए कहा देगा। ये हल करने का मतलब यहाँ से x और y का मान निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, रैखिक मतलब एक घात होता है, द्विघात मतलब 2 घात होगा, त्रिघात मतलब 3 घात होगा, ठीक है। 2 मतलब होता है 2 संख्या, चर मतलब चर वाले, यहाँ 3 चर वाले कह देगा। अगर 3 चर वाले कह दिया तो x y और आपके पास क्या हो गया, z हो गया। 4 चर वाला कह देगा तो 4 लोग आ जाएंगे चर में। 5 चर वाला कह दिया तो 5 लोग आ जाएंगे चर में। और रैखिक मतलब सबकी अधिकतम घात क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अध्याय के बारे में समझ लिए कि अध्याय में हमें क्या करना है। अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में हम लोग को किस तरह सवाल दिया जाएगा, ठीक है, और उसको किस तरह हल करेंगे। तो अब इसका समझने लायक है, जो नोट करने लायक है उस नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3A का पहला प्रश्न है जो काफी आसान है। ध्यान दीजिएगा, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है एकदम बिल्कुल आसान। कह रहा है आफ्ताब एक पिता है, कह रहा है कि अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब की एक बेटी है, उसे कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आयु मतलब होता है उम्र, गुना मतलब 7 गुना मतलब गुणा, ठीक है ना, था। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित, किस रूप में, बीजगणित एवं ग्राफी है। बीजगणित मतलब बीजगणित एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणित मतलब यहाँ से हमें 2 समीकरण बनाना है, वो बीजगणित हो जाएगा। और उसको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, उसको मतलब ग्राफ मतलब x अक्ष और y अक्ष बनाकर उसको ग्राफ में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीजगणित मतलब 2 समीकरण बनाना है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब 2 समीकरण बनाना है, और ग्राफी मतलब उसको ग्राफ में व्यक्त करना है, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न एकदम सिंपल सी बात है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब आफ्ताब की कुछ न कुछ उम्र होगा कि नहीं होगा, वो उम्र क्या हमें पता है। और इसी तरह बेटी का भी कुछ न कुछ उम्र होगा कि नहीं, उसकी पुत्री का कुछ उम्र होगा, क्या हमें पता है, नहीं। जब नहीं पता होता है ऐसे सवाल में तो हम मान लेंगे कि माना पिता की आयु x वर्ष अर्थात पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष, ठीक है ना। तो पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की कुछ न कुछ वर्तमान आयु होगा कि नहीं, वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री का
वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। आयु मतलब होता है उम्र। तो मान लिया पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। अब इनकी वर्तमान आयु हमें पता है। जब वर्तमान आयु पता हो गया तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, कहाँ से पूर्व, वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु जितनी थी उतने का मैं कितना था, जितनी आयु तुम्हारी थी उससे मैं 7 गुना था। देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु, यहां लिख सकते हैं अवताब, अफताब, क्योंकि अवताब का है ना, आफताब। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु। देखिए वर्तमान आयु उसका कितना है, x वर्ष है। तो वर्तमान आयु यानी आज के डेट में उसकी वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। और आज से 7 वर्ष पहले यानी कि 7 वर्ष उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु यानी इस समय, जिस समय हम पढ़ लिख रहे हैं, इस समय की बात अगर कर लिया तो आपकी आयु जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 15 वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले आपकी आयु कितना था, 8 वर्ष था। यानी 15 में से 7 क्या कर देना है, घटा देना, तो 8 ही वर्ष आएगा ना। तो वही कह रहा है वर्तमान आयु में से 7 वर्ष क्या कर देना है, घटा देना है। और जब बात कहेगा तो उतना उसमें जोड़ देता है। पूर्व मतलब घटाया जाता है, पहले मतलब जितना कहेगा उतना घटाते हैं, और बाद मतलब जितना कहेगा उतना जोड़ा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु में से क्या किया, 7 वर्ष घटा दिया तो उसका घट गया। अब ऐसा नहीं है कि वर्तमान पिता की आयु घट रहा है अब पुत्री की आयु उसी का उसी पर है। अरे भाई जब पिता 7 वर्ष पहले गया है तो पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले जाएगी, नहीं जाएगी, पुत्री भी जाएगी। तो लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। तो y में से क्या कर देना है, इसको 7 घटा देना है वर्ष, ठीक है। अब 7 वर्ष पहले की आयु हमें पता है, तो 7 वर्ष पहले की आयु पता है तो प्रश्नानुसार मतलब ये देखिए ये है x माइनस 7, ये पिता की आयु है, और y माइनस 7 ये क्या है, पुत्री की आयु है। x माइनस 7 पिता की आयु और y माइनस 7 पुत्री की आयु। अब क्या करना है, कह रहा है जब दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु मिल गया है तो कह रहा है कि तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। कौन था, पिता था। किससे था, पुत्री से था। तो ये 7 गुना आयु का था है, और ये 7 गुना मतलब 7 कम हो गया। इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, क्या करते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए आपके पास जिस तरह एक पलरा होता है यानी तराजू होता है, अब तराजू को बराबर करने के लिए एक वजन है और एक तरफ क्या है, कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए कम की तरफ कुछ वजन रखते हैं, तब ने दोनों का पलड़ा बराबर होता है। उसी तरह इन दोनों की आयु हम क्या करना चाहते हैं, बराबर है। पिता उम्र में बड़ा होगा और पुत्री क्या होगा, उम्र में छोटी होगी। तो इसका उम्र अधिक है और इसका उम्र कम है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का उम्र बराबर किया जाएगा। तो 7 वर्ष अधिक कौन है, पिता। तो 7 इसमें 9 अधिक करके हम क्या करेंगे, 7 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना। गुना का मतलब होता है गुणा। तो पिता कितना गुना है, 7 गुना। तो 7 से गुना यानी मतलब गुणा इसमें ना करके 7 से गुणा किस में कर देना है, पुत्री की आयु में कर देना। क्यों, क्योंकि हम दोनों की आयु बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अधिक है और ये कम है। तो दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो 7 से गुणा इसमें कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 7 बराबर, देखिए यहाँ से 7y गुणा कर दीजिए, 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अब देखिए y को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लिया जाए तो x माइनस ये 7y प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर ये माइनस 49 और ये प्लस माइनस में इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। घटाएं x माइनस 7y बराबर, अब देखिए
49 में से 7, ये प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो 49 में से 7 घटेगा, कितना आएगा 42। बड़ा कौन सा है 49, 49 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। तो इस तरह एक बीजगणितीय रूप आ गया, दूसरा बीजगणितीय रूप निकालना है। ठीक है, देखिए आसान सिंपल सी बात है, कोई ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब एक पिता है और अपनी पुत्री से कह रहा है कि बेटी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु जितना था उससे मैं क्या था 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु हमें पता नहीं था, तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। अब आफ्ताब की उम्र पता चल गया और उसकी पुत्री की उम्र पता चल गया। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले जब भी कहेगा जितना वर्ष पहले कहता है उतना वर्ष हम घटा देते हैं। किसमें से घटाते हैं भाई, वर्तमान आयु में से। तो वर्तमान आयु क्या था x, उसमें से 7 वर्ष पहले, तो 7 माइनस क्या, उसमें 7 माइनस कर दिया, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु मिल गया x माइनस 7 वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि पिता की आयु कम हो रहा है, अब बेटी उसी पर लटकी हुई है कि नहीं पापा हमारा आयु मत कम करिए, ऐसा नहीं ना होगा, नहीं, उसकी भी आयु कम होगा, तो पुत्री की आयु क्या होगा y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब जैसे ही 7 वर्ष पहले की आयु होगा वैसे ही कहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार तो ये पिता की आयु है और ये क्या है पुत्री की आयु है। अब पिता की आयु अधिक है, पुत्री की आयु क्या है कम है, तो इन दोनों की आयु हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। कह रहा पिता 7 गुना आयु का था, अब पुत्री उतना ही है, तो ये पिता की आयु अधिक है, तो हम क्या करेंगे 7 का गुणा इसमें पिता की आयु में करने के लिए कहा है, तो 7 का गुणा पिता में न करके किस में करेंगे, पुत्री की आयु में करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की आयु हम बराबर करना चाहते हैं। ये 7 गुना अधिक है ना, 7 गुना अधिक है, तो 7 गुणा इसमें कर देंगे, अब दोनों की आयु बराबर हो जाएगा। x मैंने 7 रहने दिया, 7 से इसमें गुणा कर दिया, 7y माइनस 7 7 49। अब x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, अंक को एक तरफ, अक्षर पद को एक तरफ रखा जाएगा, तो माइनस 49, ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया। अब 49 में से 7 जाएगा, बचेगा 42, लेकिन 49 बड़ा है इसलिए इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। कोई डाउट, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से कहा है, यहाँ तक तो खत्म हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कहा 3 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान समय से, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसका, पिता की आयु, यानी कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बाद मतलब जितना बाद कहेगा उतना जोड़ा जाता है, तो वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, लेकिन कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे वर्ष। ठीक है, अब इस तरह, अब ऐसा नहीं कि वो पिता की, अरे आफ्ताब बूढ़े की अवस्था में जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, नहीं पुत्री नहीं पापा हमको जवान रहने दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर पिता की आयु बढ़ रहा है तो पुत्री की आयु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है y, और इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, ये वर्ष हो गया। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, देखिए ये रहा पिता की आयु x + 3 और ये रहा पुत्री की आयु। अब कहा 3 वर्ष बाद पिता कितने गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। देखिए 3 गुना, केवल 3 गुना रह जाएगा। गुना का मतलब होता है गुणा, तो पिता कितने गुना रह जाएगा 3 गुना, तो पिता 3 गुना रह जाएगा ना, तो 3 का गुणा इसमें करना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं इन दोनों की आयु बराबर करना चाहते हैं, तो 3 का गुणा पिता में न करके 3 का गुणा इस पुत्री में करना है। क्यों, क्योंकि पिता अधिक है पुत्री कम है, तो दोनों का आयु कैसे बराबर हो सकता है। अगर 3 का गुणा इसमें न करके 3 का गुणा इसमें कर देंगे तभी तो उनकी आयु बराबर होगा, तो इस तरह बराबर कर दिया, यानी जिसमें कहेगा उसमें नहीं करते हैं, उसके अगले वाले में करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 3y + 9। ठीक है, अब यहां से देखिए x को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो x ये प्लस सीधा क्या हो गया माइनस बराबर 9, और ये प्लस सीधा क्या हो गया माइनस। ठीक है, देखिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। अब यहां से बचेगा x - 3y बराबर 9 में से 3 गया 6,
ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। तो लिखेंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा इसका, तो बीजगणितीय रूप होगा, समीकरण लिख लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, नीचे जगह नहीं बच रहा है, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x माइनस 3y बराबर 6। ये इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब इसके बढ़ते बीजगणितीय रूप तो हो गया, अब बढ़ते हैं ग्राफी रूप में। बस देखिए नीचे अगर आपके वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो हमने बस लिखा हूं बीजगणितीय रूप हेडिंग देकर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मैंने क्या किया, बस इसका बीजगणितीय रूप में लिखा हूं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। अगर वीडियो में नहीं आएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये समीकरण मिल गया, अब चलते हैं इसका ग्राफी रूपों में व्यक्त करने। अब देखिए दोस्तों, हम सब बीजगणितीय रूप देख लिए। बीजगणितीय रूप ये आपके पास है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब बीजगणितीय रूप मिल गया तो अब क्या निकालना है, इसका ग्राफीय रूप निकालना है। तो ग्राफीय रूप देखिए कैसे निकलता है, इस समीकरण को क्या करते हैं, इस समीकरण को हम लोग ग्राफीय रूप में दिखाएंगे, वही आपका ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो समीकरण को ग्राफीय रूप दिखाने के लिए क्या किया जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और उसको ग्राफ पे दिखाएंगे, और यही काम समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे और उसको भी हम ग्राफ पे दिखाएंगे, वही आपका ग्राफीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो y का मान मिल जाएगा। फिर y बराबर 0 रखेंगे, किसका मान मिल जाएगा, x। तो यहाँ से 2 बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर यही काम हम समीकरण 2 में करेंगे, फिर x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। बस यही काम हमें करना है। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे, जहां जहां x वहां पर क्या रख देंगे, 0, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, तो यहां से माइनस 7y बराबर माइनस 42, देखिए माइनस माइनस यहां से क्या हो गया, माइनस माइनस यहां से कट गया। ठीक है, तो बचेगा आपके पास 7y बराबर 42, y बराबर 42/7, तो ये कट गया, तो y बराबर आपके पास बचेगा 7×42। तो इस तरह बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु क्या मिला, देखिए x अक्ष और y अक्ष आप लोग पढ़े होंगे, x अक्ष और y अक्ष पढ़े होंगे। जब भी दूरी चला जाता है पहले x अक्ष पे चला जाता है, फिर उसके बाद y अक्ष पे चला जाता है। आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, जब भी दूरी चलता है पहले x अक्ष पे चलते हैं, उसके बाद y अक्ष पे चलते हैं। उसी प्रकार जब भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले x अक्ष का लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष का लिखा जाता है। ठीक है, तो x अक्ष का बिंदु कितना है, x अक्ष का बिंदु है आपके पास, चल मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिंदु यहाँ लिख रहा हूँ, बिंदु x अक्ष का कितना है, x अक्ष का कितना रखे हैं, 0, x बराबर 0 है ना, तो x का बराबर 0 रखे हैं, तो y का मान कितना मिला है, 6। ये आपके पास बिंदु मिल गया। ठीक है, अब x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान मिला है 6। अब इसी तरह आपको y बराबर 0 रखना है तो x का मान मिल जाएगा। फिर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखते हैं। अब समीकरण 1 में जहां आपके पास y होगा वहां पर क्या हो जाएगा, 0। पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 7y बराबर माइनस 42, तो x माइनस 7, y का स्थान पर क्या रखना है, 0 बराबर माइनस 42। तो देखिए x माइनस ये पूरा क्या हो गया, 0 बराबर माइनस 42। अब यहाँ से x बराबर माइनस 42, तो बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से, बिंदु
पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष का मान कितना आया -42। अब वाई अक्ष का मान कितना आया है, आपने क्या रखे तब 42 आया है, 0 रखे है ना, तो यहाँ सबके पास मिल गया, 2 बिंदु मिल गया। तो इस तरह समीकरण 1 से हमने क्या किया, 2 बिंदु निकाल लिया, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाल लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु निकाल के उसको ग्राफ पर दिखा देंगे। तो लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, देखिए अब लिखना है x बराबर 0। अब इस समीकरण 1 में भी x बराबर पहले जो क्या रखेंगे 0, तो y का मान मिलेगा, फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखना है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3 y बराबर 6। अब इसमें जहां भी x मिलेगा वहां पर क्या रखना है 0, तो यहाँ पर x मिला 0 माइनस 3y बराबर 6, तो यहाँ से माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर होकर मिलेगा 6 बट्टा -3, ये कट गया तो y का मान मिलेगा -2। ठीक है, तो बिंदु क्या मिलेगा, यहाँ से बिंदु मिलेगा, पहले x का मान क्या रखे हैं 0, y का मान क्या मिला है -2। पहले x का बिंदु रखा जाता है, फिर उसके बाद y, पहले x का मान रखा जाता है उसके बाद y, तो x का मान कितना रखें 0, तो y का मान कितना मिला है 2। अब इसी तरह समीकरण 1 में क्या, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखते हैं, समीकरण 1 क्या, सॉरी समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो इसमें अब क्या रखना है, y बराबर 0, तो x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा बचेगा आपके पास x बराबर, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, x माइनस 0, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा बराबर 6, तो x बराबर 6, तो बिंदु मिलेगा आपके पास, बिंदु मिल गया, बिंदु क्या मिलेगा x का मान, देखिए वो पहले x का मान लिखा जाएगा, तो x का मान कितना मिला है 6, तो y का मान क्या रखे हैं 0, तो यहां से भी बिंदु मिल गया। तो इस तरह समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 1 से पहले x का मान रखा 0, तो y का मान मिल गया, फिर y बराबर 0 रखा तो x का मान मिल गया। तो समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाल दिया। इसी तरह समीकरण 2 से हमने क्या किया, समीकरण 2 से भी हमने x का मान पहले 0 रखा तो y का मान मिल गया, तो बिंदु 0 का मान -2 मिल गया, फिर y का मान हमने 0 रखा तो x का मान मिल गया 6,0। अब समीकरण 1 से 2 बिंदु और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु, अब इनको क्या करना है, ग्राफ पर दिखा देना है। तो इतना नोट करिए, हम इसको इरेज करके ग्राफ पर दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बीजगणितीय रूप देखने के बाद अब इसके ग्राफी रूप को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 लिख दिया हूँ, समीकरण 1 से 0,6 और -42,0 बिंदु मिला है, और समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 6, तो इसका बिंदु मिला है 0,-2 और 6,0। अब इनको किस पर दिखाना है, ग्राफी मतलब ग्राफ पर इसको दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है x अक्ष, देखिए जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं, ये जहां दोनों पर काटेगा उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे दोस्तों। ये आपके पास है y अक्ष, आप सबको पता होगा, ये होता है x अक्ष और ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये होता है x मूल बिंदु के धनात्मक दिशा में होता है, ये आपके प्लस में होता है, मूल बिंदु के दाईं तरफ दिशा में क्या होता है प्लस, अब इस तरफ मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या होता है माइनस। ठीक है, और यहाँ से मूल बिंदु के ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ ये भी क्या होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए
अधिकतम बिंदु क्या है -42। अब -42 को इस पर दिखाना है तो अगर एक एक करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 10-10 का गैप लेकर दिखा रहे हैं। कितने का गैप लेकर? 10-10 का। देखिए 10, 20, 30, 40, ठीक है, माइनस का, वो भी किस में? माइनस का, क्योंकि ये बाईं तरफ माइनस में जाएगा ना। और यहां पर दिखाएंगे 10, 20, 30, वो भी किस में? माइनस का। चलिए मैं दूर दूर लिख रहा हूं। 10, 20 और यहाँ पर 30, ये किस में रहेंगे? सब माइनस में रहेंगे, ठीक है। और ये भी इसको लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, इसको लिखते हैं 10, 20, 30, ठीक है। अब इसको हमें किस पर दिखाना है? बिंदु को दिखाना है। तो पहला बिंदु है 0,6, 0 पहला बिंदु x अक्ष का होता है, दूसरा बिंदु y अक्ष का। अगर पहला बिंदु माइनस है तो माइनस का होगा, अब प्लस है तो प्लस का होगा। तो 0,6 यानी कि x अक्ष पे कितना चलेगा? 0, मतलब कुछ नहीं। और y अक्ष पे कितना चलेगा? 6, लेकिन y अक्ष का दो मान है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो किस पर चलेगा? प्लस में है ना 6, तो प्लस वाले पर चलेगा। तो देखिए 6 कहाँ पर मिलेगा? यहीं पर कहीं मिलेगा आपके पास, क्योंकि 10 से कम ही होगा ना, तो यहाँ पर आएगा आपके पास। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0,6, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम हम ए नाम दे रहे हैं। ये बिंदु का कितना मिला है? 0,6। दूसरा क्या है? 42, 42 किस पर चलेगा? x अक्ष पे चलेगा, लेकिन x अक्ष पे माइनस है तो माइनस वाले चलेगा, तो माइनस वाला ये है ना, तो 42 आपका यहाँ आएगा। 40 के बाद ही कहीं 42 होगा। इस बिंदु का नाम दे रहे हैं बी, इसका क्या है? नाम है 42,0। तो आप क्या करना है? ए और बी को आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ए और बी को मिला दीजिए, आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। ऐसे स्केल से आप लोग मिलाइएगा, ऐसे हमारी तरह हाथ से मत ऐसे मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद इसको क्या लिखा जाता है? इसका समीकरण भी लिख लिया जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या मिला है? समीकरण 1 क्या है? x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। ये समीकरण को भी लिखा जाता है ऊपर इसके। अब इस तरह दूसरे समीकरण को मिला, दूसरे बिंदु को मिला देते हैं। 0,-2 यानी x अक्ष पे 0 चलेगा, लेकिन y अक्ष पे -2 चलेगा। तो x अक्ष पे 0 यानी -2, माइनस वाले में जाएगा ना, तो यहाँ पर कहीं आएगा आपके पास -2, यहाँ पर आएगा -2, -2,0। इस बिंदु को मान लेते हैं सी बिंदु मान लेते हैं। और दूसरा बिंदु क्या है? 6,0, 6 कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा, 10 से कम ही होगा ना, तो 6,0। अब इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। देखिए मिलाइएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको सीधा खींच लेते हैं, तब ऐसे मिला दीजिए। सॉरी गाइज, ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। कितना था? 0,-2, ठीक है ना। अब इसको मिला दीजिए ऐसे। तो 0,-2, 0,-2, इसका मान नाम है सी बिंदु, और इसका बिंदु मान लेते हैं डी बिंदु। और इसका समीकरण भी लिखना होगा ना, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। देखिएगा 0,-2 है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, -2 0 आप दिखाई दे रहा है, और ये आपके पास है 6,0, ठीक है। तो ये आपके पास दो ग्राफ मिल गया, यानी दो रेखा मिल गया, इनको दर्शा दिए और उसका समीकरण लिख दिए। तो समीकरण x माइनस 3y से क्या मिला है? 0,-2 और 6,0। इस समीकरण से क्या मिला है? -42,0 और 0,6। तो उम्मीद करते हैं ये इसका ग्राफी रूप आपको समझ में आया है। ये हो गया ग्राफी रूप, ठीक है। ये आपके पास, यही आपके पास ग्राफी रूप है। अब जो दो समीकरण बनाए हैं वो आपका बीजगणितीय रूप है। तो आप इसको नोट करिए। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 भी एकदम उसी तरह है, बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप। ज्यामिति मतलब बीज और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है इसको। कह रहा है 2 किग्रा सेब, 2 किग्रा मतलब 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम सेब और 1
किग्रा मतलब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक समय ऐसा था कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। ठीक है, अब कह रहा है 1 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणित यानी समीकरण बनाना है, ज्यामिति मतलब ग्राफ में इसको प्रदर्शित करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न आपको समझ में आया है। कह रहा है कोई समय ऐसा था कि जहां पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था? 160 रुपए था। और कह रहा है जब वो समय था तो उसके 1 महीने बाद क्या हो गया? 4 किलोग्राम सेब और वहां से 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अब कितना हो गया? 300 रुपए हो गया था। तो इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करना है और इसको ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, क्या हमें सेब का मूल्य पता है कि सेब का मूल्य कितना था? 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था? क्या ये हमें पता है कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था? अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पता चल जाएगा तो हमसे कितना भी किलोग्राम पूछेगा उसको हम पता कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य पता चल गया, जितना पूछेगा उसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक है ना? जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? 10 रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? 2 से उसमें गुणा कर दीजिए, 20 रुपया हो गया। इसी तरह 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना दिया गया है? 30 रुपया दिया गया है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य 2 से उसमें गुणा कर दीजिए 30 में, यानी 60 रुपया हो गया। ठीक है ना? तो हम पहले क्या करेंगे? 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता करेंगे और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पता करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जब नहीं पता होता मैथ में तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है? x रुपए, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपए है। ठीक है ना? जब नहीं पता होता तो ऐसा मान लिया जाता है। तो माना माइनस पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो माना 1 किलोग्राम, एक से लिख लीजिए, 1 किग्रा मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आप मार्केट में गए 2 किलोग्राम सेब खरीदा और 1 किलोग्राम अंगूर खरीदा। तो जब ये दोनों सामान खरीद लेते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि भैया कितना रुपए हुआ? तो क्या करेगा? 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जोड़ कर आपको बता देगा कि भैया आपका 160 रुपए हुआ। तो दोनों के दामों को जोड़ लेता है ना। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है? x रुपए है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यानी जितना रहेगा उसमें 2 से गुणा कर देना है। भैया हमें 2 किलोग्राम का मूल्य और 1 किलोग्राम का मूल्य 160 रुपए दिया गया ना, लेकिन हम माने हैं बस 1 किलोग्राम का मूल्य। 1 किलोग्राम का सेब का मूल्य क्या है? x रुपए है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य 2 से उसमें गुणा कर दो, यानी 2x हो गया। ठीक है ना? प्रश्नानुसार मैं लिख दे रहा हूं। लिखेंगे 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना दिया है? 160 रुपए दिया गया। कितना दिया है? 160 रुपया। तो 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर जब खरीद लेते हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़कर 160 रुपए मिल रहा है ना, तो यानी दोनों को जोड़ लिए। अब देखिए 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या है? x रुपए। 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किग्रा का क्या हो जाएगा? 2x। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। 1 किग्रा सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य कितना दिया है? y रुपए। बस एक ही किग्रा है तो y बराबर कितना दिया है? 160। यह मिल गया समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार।
अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार मतलब आप कहा है कि 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर दोनों को जोड़ के कितना दे रहे हैं? 300। कितना दे रहा है? 300। तो लिखेंगे 4 किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम, सेब प्लस इसलिए रहा है क्योंकि दोनों के दामों को जोड़ के बताया जा रहा है, प्लस 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना दे रहे हैं? 300 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 300 रुपए। देखिए 1 किग्रा सेब का मूल्य कितना है? 1 रुपए है, तो 4 किग्रा मतलब 4 से इसमें क्या कर देना है? गुणा कर दीजिए। प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपए है, तो कितना किग्रा? 2, तो 2 से इसमें क्या कर दीजिए? गुणा, बराबर कितना हो गया? 300 हो गया, बराबर 300 हो गया। 4 गुणे x यानी कि 4x प्लस 2 गुणे y यानी कि 2y बराबर 300। ये समीकरण कितना हुआ? 2। तो ये इसका क्या हो गया? बीजगणित रूप हो गया। क्या हो गया? बीजगणित रूप। लिखेंगे बीजगणित रूप, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या होगा? पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। ये इसका क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे तरह से समझ में आया है। एकदम सिंपल सी बात था। मार्केट में जाते हैं तो एक दुकान पर जो सामान खरीदते हैं पहले सामान निकलवा लेते हैं, फिर उसके बाद सबका दाम जोड़ के आपको बताता है कि भैया कुल इतना हुआ। उसी प्रकार जब एक फल वाले दुकान पर जाते हैं, 2 किग्रा सेब यानी 2 किलोग्राम सेब खरीदते हैं और 1 किलोग्राम आप अंगूर खरीदते हैं, तो पूछते हैं भैया कितना हुआ, तो आपसे कहता है 160 रुपये। तो यानी कहीं ना कहीं आपको जोड़ के बताया गया है ना, आपको दोनों दामों को जोड़ के बताया, दोनों दामों को जोड़ के कितना बताया? 160, फिर इन दोनों के दामों को जोड़ के कितना बताया? 300। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया? 1 रुपये। तो 4 किलोग्राम तो 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 1 कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो उसी तरह 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 रुपया है, तो 4 किलोग्राम 4x। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 किलोग्राम का मतलब 2y। इन दोनों को जोड़कर 300। अब ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका ज्यामितीय रूप निकालेंगे। ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप निकालने से पहले हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है ना। उस बिंदु को निकालते हैं। अब इसको नोट करिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए बाबू, हम सब बीजगणितीय रूप देख चुके, अब चलते हैं ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफीय रूप में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने लिख दिया। समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे। बिंदु आप कैसे निकालते हैं? पहले x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मिल जाता है, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। और यही काम हम समीकरण 2 में करेंगे, ठीक है। और जब दोनों से एक समीकरण 1 से एक बिंदु, समीकरण 2 से 2 बिंदु, अब इनको x अक्ष y अक्ष पे दर्शा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 160। अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए इसमें x बराबर 0 रखेंगे, 2 गुणे 0, x का स्थान पे क्या रख दिया? 0 प्लस वाई बराबर 160। ये पूरा क्या होगा? 0 में किस संख्या से गुणा करते हैं? 0 हो गया, प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर 160। बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से बाबू? बिंदु पहले आपको पता है कि पहले x अक्ष का रखते हैं। आपने x का मान रखा है 0, तो y का मान क्या मिला है? 160। ध्यान दीजिए, पहले x का मान रखा जाता है, फिर y का मान रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये बिंदु मिल गया। समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 से लिखेंगे x बराबर, सॉरी समीकरण 2 से नहीं, अब y बराबर रखना है ना, अभी तो एक बिंदु निकाले नहीं, लिखना है y बराबर 0 रखने पर। y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? पहले समीकरण को 2 को रख लें, x प्लस समीकरण 1 को रख लें बराबर 160। तो यहाँ से देखिए 2 गुणे x के स्थान पर x ही रहने दीजिए, y का स्थान पर क्या रखना है? 0 बराबर 160
देखिए 2x जोड़ेंगे तो 2x ही होगा 160 बट्टे में x बराबर 160 बट्टे में 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर कितना मिल गया 80। बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से, बिंदु मिलेगा पहले x का मान क्या है 0, तो y का मान कितना मिला है 0, 80 ये मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो समीकरण 1 से हमने बिंदु निकाल दिया, अब यही काम करना है समीकरण 2 से। तो लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300 बराबर 300। अब यहाँ से x के स्थान पर क्या रखना है 0, तो 4 गुणे 0, देखिए x के स्थान में 0 रख दिया, बाकी के जैसे है उसको ऐसे ही उतार देंगे 300, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया 0 प्लस 2y बराबर 300, तो यहाँ से 2y जोड़ेंगे 2y होगा बराबर 300, तो y बराबर क्या बचेगा 300 बट्टे में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 150। बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु आपने x का मान क्या रखा है, x का मान 0 रखा है, तो y का मान क्या मिला है 150। ठीक है, चलिए ठीक है। अब x का मान रख दिया, अब क्या रखना है y बराबर 0 रखना है। लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, इसके स्थान पर y के स्थान पर 0 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4x, इसका क्या हो गया 2 गुणे 0 बराबर 300, तो 4x प्लस 0 बराबर 300, तो 4x बराबर 300, x बराबर 300 बट्टे में 4, तो x बराबर क्या मिलेगा, देखिए 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया 75। बिंदु क्या मिलेगा, x का मान क्या रखा, x पहले x का मान रखेंगे, x का मान क्या है 75, तो y का मान क्या आया है 0। ठीक है, देखिए पहले x अक्ष का मान रखा जाता है, फिर उसके बाद y अक्ष का मान रखा जाता है, इस बात को मत भूलिएगा। बिंदु मिल गया है, अब इसको क्या करना है ग्राफ पर दिखाना है। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु मिला है और समीकरण 2 से 2 बिंदु मिला है, ठीक है। अब इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम सब ने बीजगणित रूप में देख लिया और बीजगणित रूप से हमने समीकरण 1 से 2 बिंदु और समीकरण 2 से 2 बिंदु निकाल लिए हैं। आज इसका देखेंगे ज्यामितीय रूप में, यानी ग्राफीय रूप देखेंगे इसका। तो इसके लिए हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है। ये आपका मूल बिंदु हुआ, ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष, ये आपका x डैश अक्ष, ये आपका y डैश अक्ष, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है, ये इसमें प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से बिंदु को दर्शाते हैं। देखिए 160 कमा 80, अब देखिए 160 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 40-40 का गैप ले रहे हैं। कितने का गैप ले रहे हैं 40-40 का, ठीक है। तो 40, 80, 120, 160, ठीक है।
y पर 40, 80, 120, 160। अब नीचे आपके पास देखिए कोई भी चिन्ह माइनस का नहीं है, तो इसलिए हम माइनस का माइनस वाले पे नहीं चलना है, सिर्फ प्लस वाले पे ही चलना है। ठीक है, तो पहला बिंदु दर्शाते हैं 0,60। एक्स अक्ष पे क्या चलेगा 0, तो वाई अक्ष पे कितना चलेगा 160, तो वाई अक्ष पे 160 यही है ना, तो इसका बिंदु मिल गया 0,160। और दूसरा बिंदु एक्स पे कितना चलेगा 80, और वाई अक्ष पर 0 नहीं, तो वाई अक्ष पर यही 80 हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, ये मिल गया। बस इतना सा। जब मिल गया तो इसका बिंदु लिख दीजिए 80,0। ठीक है, इसको ए बिंदु नाम दे दीजिए और इसको बी बिंदु नाम देने के बाद इसका समीकरण भी तो लिखना है। 2x प्लस वाई बराबर 160। अब इस तरह दूसरे बिंदु को दर्शाते हैं। x अक्ष पर कितना चलेगा 0, लेकिन y अक्ष पर 150, तो 150 यहाँ पर ही आएगा ना। देखिए 180 से और 160 से नीचे आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0,150, दोनों आसपास ही हैं। तो इस बिंदु का मान लेते हैं C बिंदु है, और इस बिंदु का 75, 0, 75 जो होगा 80 से कम ही होगा, तो यहाँ पर 75 मान लेते हैं, 75,0। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब इसका भी हम क्या बना लेते हैं, देखिए ये 150, 0,150, 75,0 है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, इसका समीकरण देख क्या है, इसका समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ज्यामिति मतलब ग्राफी रूप हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में हमने समीकरण पहले से बना के दे दिया है, यानी कि इस प्रश्न में हमें समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको क्या करना है, ज्यामिति रूप में, ग्राफ रूप में इसको दिखाना है। यहाँ से करेंगे समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे और उसको ग्राफ में दिखा देंगे। पढ़ते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या दिया गया है, दिया है समीकरण क्या समीकरण दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या दिया है 0 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस करके दिया है माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब लिखना है समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से हम बिंदु निकालेंगे। तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x के स्थान पर क्या रखना है 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर चले आए। अब उसको उधर भेज दीजिए। 2y देखिए माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो y बराबर 4/2 काटेंगे तो y का मान कितना मिल गया 2। बिंदु क्या मिलेगा दोस्तों, पहले x का मान रखा है, x का मान क्या रखा है पहले 0, तो y का मान कितना आया है 2।
ये आपके पास बिंदु मिल गया। ठीक है, अब लिखना है, अब क्या रखना है, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल गया 4। बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से, बिंदु पहले x अक्ष का यानी 4 का 0, ये आपके पास मिल गया। अब इस तरह समीकरण 2 से हमने समीकरण 1 से क्या किया, सभी बिंदु 1 और बिंदु 2 निकाल दिया। अब समीकरण 2 से हम काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से भी x बराबर 0, तो y का मान मिलेगा, y बराबर 0 तो x का मान मिलेगा। समीकरण 2 से क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर क्या है 0। अब जहां पर हमको ये x मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये पूरा क्या हो गया 0 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, तो 4y बराबर ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4y होगा, ये माइनस बराबर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर 12/4 काटेंगे तो y का मान कितना मिल गया 4 तिहाई 12। बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से, बिंदु मिला, पहले x का मान क्या रखे हैं 0, तो y का मान क्या मिला है 3, बिंदु मिल गया। ठीक है ना। अब इस तरह y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब जहां पर हमें y मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है 0, 2x प्लस 4 गुणे 0 माइनस 12 बराबर 0। देखिए 2x ये प्लस क्या हो गया 0 माइनस 12 बराबर 0, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x, ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 12/2, तो कट गया, तो x का मान क्या मिल जाएगा 6। बिंदु क्या मिलेगा, पहले x का मान लिखा जाएगा, तो x का मान क्या मिलेगा 0, अब y का मान क्या रखा जाएगा 0, x का मान रखे 6 तो y का मान क्या मिल गया 0। ध्यान दीजिएगा, बिंदु में पहले x का मान रखा जाता है, फिर उसके बाद y का। तो इस तरह समीकरण 2 से 2 बिंदु मिला और समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गया। अब जैसे ही बिंदु मिल गया, अब इसको क्या करना है ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप सब। दोस्तों समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमने बिंदु निकाल लिया है, अब इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो उसके पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये अब क्या हुआ x y अक्ष, ये आपका है x अक्ष, और ये आपका है x डैश अक्ष, ये आपका है y डैश अक्ष। आपको पता है ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, ये प्लस में होता है और ये भी प्लस में होता है। ठीक है, देखिए 2-2 का गैप लिया जाता है, 2-2 का गैप ले लिया जाए या एक का गैप लिया, 2-2 का गैप लिया जाता है, 2 4 6, 2 4 6, नीचे भी 2 4 6, लेकिन ये किस में होगा माइनस में होगा। इधर भी आते हैं 2 4 6, लेकिन किस में माइनस में होगा। ठीक है, अब बिंदु को दर्शाते पहला x पे 0, तो y पे 2 चलेगा, तो y पे 2 यहाँ पर आपके पास मिल गया 0,
2। अब इसका x अक्ष पे 4 तो y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 4 ये मिल गया 4, 0। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब इसको मिला देना है, ठीक है। देखिए सीधा मिलाइएगा, आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है। अब इसका समीकरण का नाम लिख देना है। इस समीकरण से कौन सा बिंदु मिला है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण का नाम जरूर लिखिएगा। अब दूसरे बिंदु दर्शाते हैं 0,6, यानी x पे 0 चलेगा तो y अक्ष पे 6, यानी 3 आएगा। 3 2 और 4 के बीच में होगा तो यहाँ पर आएगा 0,3, ठीक है। उसके बाद 6,0, 6 यहाँ पर आएगा तो 6,0। इनको मिला दिया जाए, हम इस कलम से मिले इस कलर से मिला देते रहे। देखिए इसको ऐसे मिला लीजिएगा, इसके लिए से खींचिएगा एकदम सीधा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस समीकरण का नाम लिख दिया जाए 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह हमने समीकरण 1 से या समीकरण 2 से बिंदु निकाल के इसको ग्राफ पे दिखा दिया। ये आपका हो गया ग्राफी रूप या ज्यामितीय रूप, लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में कोई क्वालिटी या कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो उसका जरूर कमेंट करें, उस दिक्कत का समाधान ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।